दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एक और नए करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 17 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स में दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं डीएलएड या किसी भी टीईटी एग्जाम की तैयारी, तब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और सीटेट के अलग अलग सब्जेक्ट की जो क्लासेस चल रही है योर ऑनलाइन पार्टनर पर, उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स की। और आज के करंट अफेयर्स की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर निकल कर आता है, वो क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में न्यूनतम मजदूरी कितना रखने के लिए सुझाव दिया गया है। तो अगर यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी की यहाँ पर बात करें तो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर आप न्यूनतम मजदूरी देखते हैं तो 9,750 रुपये रखने की यहाँ पर जो है सुझाव दी गई है विशेषज्ञ समिति के द्वारा। और विशेषज्ञ समिति ने आवश्यकता आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये प्रतिदिन और 9,750 रुपये प्रति माह तय करने का सुझाव दिया है। तो ये बेसिकली यहाँ पर अब न्यूनतम मजदूरी के रूप में उभर कर आ रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगले करंट अफेयर्स में यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। काफ़ी हॉट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है आपके लिए ये, कि हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने संभाला है, उसका आपको यहाँ पर आंसर चूज करना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाड़े ने यहाँ पर ये कमान संभाला है, जो कि आपके ए ऑप्शन में है। और ये नाम आप जरूर याद रख लीजिए। और वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाड़े की अगर हम बात करें तो इन्होंने AVSM-NM ने 14 फरवरी 2019 को अभी यहाँ पर जो है विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है। तो 14 फरवरी को विशाखापट्टनम में ये पदभार ग्रहण किया गया है। और उनके पास नौसेना के अंदर नेविगेशन तथा दिशा के क्षेत्र में विशेषज्ञता है। तो उन्होंने नौसेना के अंदर नेविगेशन में और डायरेक्शन दिशा के क्षेत्र में विशेषज्ञता है। और उन्होंने यहाँ पर नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पद ग्रहण यहाँ पर स्वीकार किया है और संभाला है। अगला दोस्तों यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 15 फरवरी 2019 से लागू हो गई है। इसके तहत कितने रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की बात करते हैं, जो कि अभी यहाँ पर हाल ही में 2 दिन पहले 15 फरवरी 2019 से लागू की गई है, इसके तहत मासिक पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की बात की गई है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो भारत के में अगर असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक या घरेलू कामगार या सिर पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूरों तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 15 फरवरी 2019 से औपचारिक रूप से यहाँ पर लागू हो यहाँ पर चुकी है। तो 3,000 रुपये यहाँ पर पेंशन रखा जाएगा। और जिसमें श्रमिक, घरेलू कामगार या बोझा ढोने वाले मजदूर या सरकार की कल्याणकारी योजना के कार्यकर्ता के अंतर्गत जो भी आएंगे उनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की यहाँ पर घोषणा की गई है। और 15 फरवरी 2019 से ये लागू भी हो गई है। अगला यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अगर आप हाल ही में देखते हैं तो यहाँ पर सुशील चंद्रा जी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो भारतीय राजस्व सेवा IRS के पूर्व अधिकारी हैं सुशील चंद्रा जी।
इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि CBDT प्रमुख पद पर भी थे। तो बेसिकली वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के पद पर भी थे और अभी हाल ही में उन्हें नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल कर आता है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के बिहार, बंगाल और राजस्थान राज्यों में आज भी बाल विवाह कुप्रथा मौजूद है। तो ये आपको पूछा जा रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा ये बात कही गई है, खास करके बिहार, बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों के बारे में, कि कहाँ पर जो है इन सभी जगहों पर बाल विवाह की कुप्रथा मौजूद है। तो ये बेसिकली आपका यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पर कही गई है। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्था है और इसके द्वारा ये जो है घोषणा कही गई है उनके रिपोर्ट के अनुसार। तो अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बिहार, बंगाल और राजस्थान में बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जनजातियों सहित कुछ विशेष जातियों में प्रचलित है। तो ये मेन फोकस यहाँ पर किया जा रहा है कि जो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से आते हैं, मेनली वो हैं, और साथ ही साथ अलग अलग की विशेष जातियाँ भी हैं, उसमें भी यहाँ पर बाल विवाह की प्रथा अभी भी मौजूद है। ये बात यूनिसेफ के रिपोर्ट में कही गई। अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि किस राज्य ने, यहाँ पर अगर देखिए तो किस राज्य ने गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की 2002 की घटना में मरने वाले 52 लोगों के परिजन को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने का घोषणा किया है। तो अभी अगर आप लेटेस्ट देखिए तो जो 2002 में कि गोधरा कांड में जो ट्रेन जलाए जाने की जो घटना हुई थी, उसमें 52 लोगों को जिनकी की मृत्यु हुई थी, उनके परिजन को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने की अगर घोषणा की बात करते हैं तो गुजरात सरकार ने बेसिकली ये घोषणा की है। और गुजरात सरकार ने गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की 2002 की घटना में मरने वाले 52 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने का घोषणा किया है। और गुजरात हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में राज्य सरकार और रेलवे के पीड़ित के परिजनों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया था। तो ये आदेश के बाद यहाँ पर ये घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिक ने पहला ऐसा रोबोट बनाने का दावा किया है जो बिना GPS इस्तेमाल किए आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर अपने बेस पर लौट सकता है। तो बेसिकली अगर नॉर्मली रोबोट देखिए तो वो GPS के बेसिस पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे देश है जिसके वैज्ञानिक ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा GPS ऐसा रोबोट उन्होंने बनाया है जो कि बिना GPS का काम करेगा, लेकिन आसपास के वातावरण का निरीक्षण करके और वो अपने बेस पर लौट जाएगा। ये अगर आप बात करें तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक ने ये घोषणा की है, और फ्रांस वैज्ञानिकों ने पहला ऐसा रोबोट बनाने का दावा किया है जो बिना GPS इस्तेमाल किए आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर अपने बेस पर लौट सकता है। और यह रोबोट ऑप्टिकल कंपास के जरिए दिशा और ऑप्टिकल मूवमेंट सेंसर की मदद से तय की गई दूरी निर्धारित करता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखिए तो इंस्टीड ऑफ GPS क्या काम में आ रहा है, तो यह ऑप्टिकल कंपास के बेसिस पर यह काम करता है। तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक ने इस प्रकार के रोबोट को बनाने का दावा किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने हेतु स्फेरेक्स मिशन के तहत नया स्पेस टेलीस्कोप किस वर्ष तक लॉन्च कर सकती है। तो बेसिकली नासा ने ये बताया है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, इसका यहाँ पर कैसी उत्पत्ति है और कैसा विकास है, इसका पता लगाने के लिए स्फेरेक्स मिशन के तहत नया स्पेस टेलीस्कोप वो लॉन्च करेगी। और बेसिकली वो जो टेलीस्कोप है
वो 2023 ईस्वी तक यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो नासा ने बेसिकली बताया कि उन्होंने जो ये मिशन के लिए स्पेरेक्स टेलीस्कोप की घोषणा की है वो 2023 तक लॉन्च कर सकती है और करीब 1700 करोड़ रुपये यहाँ पर जो लॉन्च कॉस्ट है उसको छोड़ दिया गया है और उसके अलावा 1700 करोड़ रुपये की लागत वाले इस मिशन की अवधि 2 साल होगी। तो ये मिशन 2 साल तक चलेगी और 2023 को तक जो है इसे लॉन्च की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बचाने की पेशकश की है। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो कि नकदी संकट से यहाँ पर जूझ रही है उसमें यहाँ पर कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी बचाने की पेशकश की है और वो प्रतिशत है 100%। तो बेसिकली पूरी यहाँ पर 100% यहाँ पर उन्होंने हिस्सेदारी बचाने की पेशकश की है और केंद्र सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज AIATSL में 100% हिस्सेदारी बचाने की पेशकश की है। इसके अंतर्गत रणनीतिक बिक्री के तहत 98% हिस्सेदारी बेचने जबकि 2% हिस्सेदारी कंपनी के कर्मचारी को देने का प्रस्ताव किया गया है। तो बेसिकली टोटल 100% की यहाँ पर जो है हिस्सेदारी की पेशकश की गई है। अगला और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में है कि भारत ने पुलवामा में CRPF जवानों पर आत्मघाती आतंकी हमले के विरोध में निम्न में से किस देश से मोस्ट फेवरेट नेशन MFN का दर्जा वापस लेने की घोषणा की है। तो बेसिकली जो अभी रिसेंटली जो यहाँ पर CRPF जवानों पर पुलवामा में जो आतंकी घटना हुआ उसके बाद अगर आप देखिए तो मोस्ट फेवरेट नेशन जो कि यहाँ पर किसी एक देश के साथ यहाँ पर टाई अप था भारत का उसे वापस लेने की घोषणा की है और जो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया गया था उसे हटा दिया गया है। बखूबी आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे और इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी दर्दनाक घटना यहाँ पर हुई है और उसके बाद भारत ने पुलवामा में CRPF जवानों पर आत्मघाती आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन यानी कि MFN का दर्जा वापस लेने की घोषणा की है। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण एंड हॉट क्वेश्चन। अगले दिन यहाँ पर फिर से एक और नए करंट अफेयर्स के साथ हम आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय। जय हिंद।